गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रेन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली परफेक्ट चिल्ड्रेन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा के बारे में बात किया था, फिर हमने ल्यूकोसाइट्स की बात की और हमने आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स की बात की थी, और अभी एक दिन पहले हमने ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में यानी थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात किया है। हमने सिस्टमेटिकली एक के बाद एक को लिया है। अगर प्रत्येक वीडियो को आप सिस्टमेटिकली देखते आएंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में सारी बातें आएंगी। साथियों, जब हमें कहीं कट लग जाता है तो हमारा खून बंद हो जाता है। कई लोगों को आप ये भी देखे होंगे कि एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है, ज़्यादा खून निकल जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। ब्रेन में या हार्ट में या लंग में ब्लड क्लॉट कर जाता है। हमारा ब्लड हमारी धमनियों में बह रहा है तो वो क्लॉट क्यों नहीं करता है? हीमोफीलिया क्या है? विटामिन के की महत्वपूर्ण रोल क्या है? और कैल्शियम आयन का क्या रोल है? इन सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर ऊपर वाले ने किस तरह का मैकेनिज्म बनाया है जिससे हमारी एक्सेस ब्लड लॉस नहीं होती है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक इसके पहले के लेक्चर में हमने थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स की बात किया था कि किस तरह से उसका बढ़ना थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है और घटना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का थक्का जमना, रुधिर का थक्का जमना, ये क्या है इसको हम लोग आज समझेंगे। ब्लड क्लॉटिंग की जो बात है, सबसे पहले इसकी खोज जो है हावेल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। आप इसे नोट कर लीजिएगा, हावेल नाम के साइंटिस्ट। और ब्लड क्लॉटिंग को 3 स्टेप में मैं समझाऊंगा, और ये भी जान लीजिए कि 3 स्टेप 3 मिनट्स। यानी हम लोगों का ब्लड अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 3 मिनट में और 3 स्टेप में क्लॉट हो जाता है, जिससे हम एक्सेस ब्लड लॉस से बच जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 3 मिनट का जो समय लगता है और 3 स्टेप हमने डाले हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आप बड़े आसानी से जो है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो ब्लड क्लॉटिंग की हमने बात की। इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं आज ब्लड क्लॉटिंग या रुधिर का थक्का जमना। अब ये जमता कैसे है आइए देखते हैं। तो आप जानते हो कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये स्क्वैमस जो एपिथेलियम है सेल, इससे लाइंड होती हैं, ये स्मूथ होती हैं, और इसमें हमारा ब्लड जो है फ्लो होता रहता है। और इस ब्लड के अंदर चाहे वो एरिथ्रोसाइट्स हो, चाहे ल्यूकोसाइट्स हो, चाहे ब्लड प्लेटलेट्स हो, ये सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। लेकिन होता क्या है
जब हमें अचानक इंजरी हो जाती है, हमें कहीं कट लग जाता है, तो देखें होता क्या है। जैसे यहाँ सपोज कर ले कि कट लग गया, ये यहाँ से डैमेज हो गई। अब हुआ क्या, जैसे ही ये डैमेज होगी तो आप जान रहे हैं कि ये आरबीसी यानी हमारा ब्लड जो है इससे बाहर निकलने लगता है। तो अगर ऐसे ही ये ब्लड बाहर निकलने लगे तो इस तरह से तो सारा हमारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, और सारा ब्लड जब बाहर निकल जाएगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए इस रब ने एक हमारे बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म दिया है जिससे बड़े आसानी से हमारा खून जो है 3 मिनट के अंदर क्लॉट कर जाता है, रुधिर का बहना बंद हो जाता है और हम एक्सेस ब्लड लॉस से बच जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। जब ये डैमेज होती हैं, सपोज कर लीजिए टिश्यू डैमेज हो गई, तो आप जानते हैं कि ये जो होता है स्मूथ इंडोथीलियल ये लेयर होती है, स्मूथ होती है, आप जानते हो स्मूथ इंडोथीलियल लेयर, ये स्मूथ इंडोथीलियल लेयर होती है। अब यहां ब्रेकअप हो गया, तो जैसे ही ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप से क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं। तो जैसे ही यहां ब्रेकअप होगा, यहां के टिश्यू डैमेज होंगे, तो टिश्यू के डैमेज होने से जैसे ही ये डैमेज होता है तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। जैसे आपका हाथ कट जाता है, कहीं कट जाता है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, याद करने के लिए रिलेट करके बता रहा हूं, सिसकियां भरने लगते हैं, सिसकने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा कि सीरोटोनिन ये निकलता है। ब्लड प्लेटलेट्स और ये जो टिश्यू हैं जो डैमेज हुए हैं, तो डैमेज होने के नाते अब ये टिश्यू के डैमेज हो जाने से ये सिसकने लगता है। तो सिसकने से क्या होता है, सेरोटोनिन, याद करिएगा, सिसकना यानी सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है। और जब ये सेरोटोनिन सेरोटोनिन जो है सिक्रीशन होता है, ये इसके सिसकने के कारण, तो जस्ट कोई आता है, अब मान लीजिए तो थंब लगा दिया, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी थंब का प्लास्टर कर दिया। और ब्लड प्लेटलेट्स में हमने आपको बताया था कि ब्लड प्लेटलेट जो है मेगाकैरियोसाइट से जो बनती हैं, मेगाकैरियोसाइट के अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ब्लड प्लेटलेट्स बनती हैं तो उसके फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस नहीं होता है, और एक चीज़ और बताया था कि उसके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है। उसी थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ही ये डैमेज होता है तो ये डैमेज टिश्यू जो है सेरोटोनिन यानी सिसकता है, तो इसलिए सेरोटोनिन का सिक्रीशन करते हैं, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन करते हैं। अब जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी ब्लड प्लेटलेट से सिक्रीट किया थ्रोम्बोप्लास्टिन को और सेरोटोनिन को, तो 2 काम होते हैं तत्काल। वहां पे 2 तरह के इफेक्ट दिखाए जाते हैं, 2 तरह के प्रभाव दिखाए जाते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, आप ध्यान दीजिए, ये जो सेरोटोनिन है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, वो बिल्कुल फैली हुई है और उसमें ब्लड का प्रवाह हो रहा है। सपोज कर लीजिए कि ब्लड वेसल है और इसके अंदर ब्लड का प्रवाह हो रहा है, ऐसे ब्लड अपना जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ कट लगा, तो अगर कट लग गया और ऐसे ही ब्लड तेजी के साथ प्रवाहित हो रहा है, तो होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये सेरोटोनिन क्या करता है, यस याद रखिएगा, श्रिंक कर देता है। यस फॉर श्रिंक या सिकुड़ना, सिकुड़ना याद रख लीजिए, सिकुड़ना, यस फॉर श्रिंक और सिकुड़ना। अच्छा,
एक काम ये करता है कि इसको श्रिंक कर देता है, सिकोड़ लेता है। इसी को हम कहते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। याद रखिएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। यानी ये सीरोटोनिन क्या करता है, जो ये तेजी के साथ ब्लड प्रवाहित हो रहा है, इस वेसल्स को सिकोड़ लेता है, पतला कर देता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो थोड़ा सा लो हो जाता है। यानी तेजी के साथ ये ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सीरोटोनिन जो है उस ब्लड वेसल को सिकोड़ देता है, यानी उसको श्रिंक कर देता है। सिकुड़ने के कारण ब्लड का फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है। तो ये पहला काम होता है। जैसे ही ये सिसकती हैं तो ये दौड़ करके सीरोटोनिन ही जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके उसको सिकोड़ लेता है और ब्लड के फ्लो को रोक देता है। ये पहली बात याद रखेंगे। अब दूसरी बात, हमने आपको बताया था ब्लड प्लाज्मा वाले लेक्चर को देखिएगा, उसमें हमने बताया था कि दो तरह के क्लॉटिंग प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हमने आपको वहां बताया था प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन। ये दो क्लॉटिंग प्रोटीन हैं जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आप ब्लड प्लाज्मा वाले टॉपिक को देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली उसको समझाया है। और फिर प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन के बारे में भी वेल डिस्कशन किया है, उसे आप जाकर के जरूर देखें। तो इसमें क्या होता है, फाइब्रोनेजिन नाम का जो ये क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये करता क्या है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन जो है आप जानते हैं कि इनसॉल्युबल स्टेज में होता है, सॉल्युबल स्टेज में होता है। ये फाइब्रोनोजिन सॉल्युबल मतलब घुला हुआ रहता है और आगे बढ़ता रहता है। अब इसको करना क्या है कि ये फाइब्रिन में बदल जाता है, जो इनसॉल्युबल हो जाएगा तो ब्लड का क्लॉट बन जाएगा और खून का बहना रुक जाएगा। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। सेरोटोनिन हमारा क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है, और ये फाइब्रोनेजिन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर के ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं। अब हम देखेंगे ये फाइब्रोनेजिन फाइब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है, इस बात को देखते हैं। ये 3 स्टेप में होता है और 3 स्टेप और 3 मिनट्स, याद रखिएगा 3 स्टेप और 3 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। आइए देखते हैं, इसको सिंपली हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा और बहुत बखूबी आप समझ जाएंगे कि ये 3 स्टेप क्या है। आइए देखते हैं। देखिए 3 स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1 यहां हमने लिख रखा है, स्टेप नंबर 1, इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन डैमेज टिश्यू ने सेरोटोनिन भी निकाला, और डैमेज टिश्यू भी जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन करते हैं, और जब जैसे ही वो भी सिक्रीशन करते हैं और हमारी जब ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां उनमें भी है, टिश्यू ने भी थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट किया, और हमारी ब्लड प्लेटलेट जब आ रही हैं, टिश्यू कह रहा है, डैमेज टिश्यू ने क्या किया, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट किया, तो वो तत्काल पता चला हमारी ब्लड प्लेटलेट्स को कि अरे हमारे साथी जो हैं, जो ब्लड प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन भरे हुए हैं, उन्हें अंदाज़ा लग गया कि हमारे साथी वहाँ जमे हुए हैं, वहाँ एकत्रित हो रहे हैं, इसका मतलब कोई न कोई समस्या है। तो वो तेज़ी से अपने साथियों की मदद के लिए ब्लड प्लेटलेट्स भी आते हैं और वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन करते हैं, और डबल जब थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन होता है तो देखिए होता क्या है। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है क्या है, ये भी आप जान लीजिए कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन, इसमें 2 चीज़ों से मिलकर बना है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें फास्फोलिपिड होता है और प्रोटीन होता है, तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के ये बनता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में 2 तरह की चीज़ें आएंगी, जैसे बाह्य जो कारक होंगे, जैसे जो हमारे टिश्यू हैं उनके थ्रू कुछ सिक्रीशन होगा,
और दूसरा जो कारण है वो आंतरिक कारण है, प्लाज्मा से सिक्रीशन होगा। तो इस तरह से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्टिव होगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन, जब ब्लड प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकले हैं और डैमेज टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकले हैं, उनकी कोशिश है कि जहां पे कट हुआ है उसको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। अगर बंद नहीं किया जाएगा तो सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। इसलिए ये सबसे पहले आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, किसके पास जाएंगे? अपने काका और अपने पापा। काका और पापा के पास जाते हैं, पापा और काका। काका का मतलब याद रखिएगा, याद करने के लिए बातें बता रहा हूं, कैल्शियम, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में। और ये जो प्रोटीन होता है, कैल्शियम है और अदर जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा में है, उनके पास ही जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कहता है काका कट हो गया है, कट लग गया है। तो काका कहते अच्छा, पापा कहते हैं कट लग गया, अच्छा चलो ठीक है जल्दी, परेशान ना हो। तो ये काका और पापा जल्दी से ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव करते हैं कि काम करो, तुम थ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम बनाओ, जल्दी से एंजाइम बनाओ, ताकि ये थ्रोम्बेज नाम का एंजाइम जब बन जाएगा तो आगे की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतलब ये मेरा कहने का है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन का मिश्रण है, ये कैल्शियम और अदर प्रोटीन जो प्लाज्मा में डिजॉल्व हैं उनकी मदद से प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम बनाता है। ये फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में जैसे ही जाते हैं तो प्रो और थ्रो याद कर लीजिए। सेकंड स्टेप में आपको प्रो और थ्रो याद करना है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड प्लाज्मा में हमने आपको बताया था। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव स्टेज में होता है, ब्लड में अपना टहलता घूमता रहता है, लेकिन यही प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में बदलेगा तो बात अलग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड प्लेटलेट्स के माध्यम से और टिश्यू, डैमेज टिश्यू के माध्यम से, या जो ब्लड वेसल्स हैं उनके जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके माध्यम से जब निकलता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके, प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी हमने बात की जो प्लेटलेट से निकल रहा है या डैमेज टिश्यू से निकल रहा है या डैमेज ब्लड वेसल से निकल रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड प्लाज्मा में हमारे पाया जाता है उसके साथ ये जाके मिल जाता है। और जैसे ही मिलता है तो होता क्या है, ये कैल्शियम जो आप देख रहे हैं Ca2+, इसमें एक फैक्टर होता है जिसको हम कैस्केड फैक्टर कहते हैं। आप जानेंगे कि कैस्केड फैक्टर क्या है और उसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं, स्पेशली 12 या 13 होते हैं। तो वो उसमें एक फैक्टर है 5 और 8 याद रखिएगा, फैक्टर नंबर 5वां और 8वां। और कैल्शियम की उपस्थिति में ये जब एक साथ जाकर के मिलते हैं तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन के मिलन से जो है ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। याद रखिएगा, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन आगे है और प्रो मैंने पहले, तो इतना याद हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन है तो प्रोथ्रोम्बिन से पहले थ्रोम्बिन है, यानी पहले, तो इसीलिए इसका शब्द लगा दिया गया प्रोथ्रोम्बिन। हमारे समझ ये 2 स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। हमने देखा कि प्रोथ्रोम्बिन कैसे जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम और फैक्टर 5 और 8 की उपस्थिति में, प्रेजेंसी में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बातें 2 स्टेप आपके समझ में, हमारे समझ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में देखें, वहीं हमने आपको बताया था कि थर्ड स्टेप में ब्लड प्लाज्मा जब आप देखेंगे तो उसमें हमने फाइब्रोनोजेन नाम का प्रोटीन भी बताया था।
तो अब तीसरा स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हमने देखा, दूसरा स्टेप हमने देखा कि प्रोथ्रोम्बिन कैसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब हम तीसरे स्टेप में चलेंगे। दूसरा जो हमारा प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रोनेजिन, वो फाइब्रिन में बदल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थर्ड स्टेप की बात हम करते हैं। थर्ड स्टेप, इसमें क्या होता है? फाइब्रोनोजिन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। बस ये हमारा काम बन जाएगा। अब होता क्या है इस स्टेप में, हम देखें कि कैसे फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा हमारा ब्लड फ्लो चेकअप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अभी हमने बात की कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला, वहीं से आप उठाइए थ्रोम्बिन लीजिए, थ्रोम्बिन हो गया हमारा, थ्रोम्बिन है। अब इसमें क्या है? इसी थ्रोम्बिन का साथी अब बनेगा फाइब्रोनोजिन। चलिए, फाइब्रोनोजिन बना। अब ये फाइब्रोनोजिन करता क्या है? आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में ये फाइब्रोनोजिन जो है सॉल्युबल स्टेज में होता है, घुलनशील अवस्था में होता है। अब होगा क्या? ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो जब फाइब्रिन देखिए, याद करिए इसको, फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा तो ये फाइब्रिन है क्या? ये थ्रोम्बिन का साथ जब लेगा फाइब्रोनेजिन तो ये फाइब्रिन में बदलेगा। तो ये फाइब्रिन जो बदलता है, ये आपको बताता चलूं कि ये मोनोमर होता है, मोनोमर, और प्लस जो है पेप्टाइड्स याद रखिएगा, प्लस पेप्टाइड्स जब इसके साथ लग जाते हैं तो होता क्या है देखें। जैसे ही इसके साथ पेप्टाइड लगेगा तो क्या होगा? अब ये फाइब्रिन पॉलीमर ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन पॉलीमर में, फाइब्रिन पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फाइब्रिन पॉलीमर है तो ये क्या है? इसको देख लीजिए आप, ये है सॉल्युबल फाइब्रिन इन क्लॉट। क्लॉट में ये क्लॉट का काम करने लगा, लेकिन अभी ये सॉल्युबल स्टेज में है। अब ये सॉल्युबल से कैसे कन्वर्ट होगा इन सॉल्युबल स्टेज में, आइए इसको देखते हैं। अब ये क्या होगा? आगे बढ़ाते हैं इसको हम। अब ये क्या होगा? जब एफ फैक्टर 8 जब इसका साथी बन जाता है तो फैक्टर 8 जैसे ही इसके साथ आता है तो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फाइब्रिन, और यही फाइब्रिन जो है ये इस तरह का फाइबर तो आप समझते ही हैं, थ्रेड धागा, तो धागे जैसी संरचनाएं इस तरह से बना लेती हैं और ये जो है इनसॉल्युबल हो जाता है। इनसॉल्युबिलिटी जैसे ही ऑब्टेन करता है तो इस जाली जैसी संरचना बन जाने के कारण इसके अंदर से न तो WBC निकल पाएंगे, न तो RBC निकल पाएंगे, न तो और किस चीज़ें निकल पाएंगी, और हमारा ब्लड यहीं क्लॉट हो जाता है। तो ये कहानी है ब्लड की क्लॉटिंग की। 3 स्टेप 3 मिनट्स में हमारा ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। तो हमारे समझ से ये स्टेप बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट को आइए देखते हैं। मॉडर्न, या आप रिसेंट भी लिख सकते हैं, रिसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन। तो रिसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड कोगुलेशन कई बार पूछता है
तो इन्हें आप याद रखिएगा, इसको दिया था मैकफार्लेन साहब ने, मैकफार्लेन। इन्होंने ही इसमें कैस्केड की बात की है। कैस्केड, कैस्केड का मतलब ये है कि एक प्रक्रम के बाद दूसरा प्रक्रम। अभी आपने देखा कि एक के बाद, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किसके साथ मिल करके। हम देख रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन कैसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, फाइब्रोनेजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक के बाद एक सीक्वेंशियल रिएक्शन कॉल्ड कैस्केड। तो कैस्केड मैकफार्लेन को याद रखिएगा। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक बात और याद रखें आप, दिखाता हूं आपको, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस की बात हमने किया था, उसमें थ्रोम्बोसिस की बात करता हूं। देखिए थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि कई बार हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा लंग है या ब्रेन है, उसमें आप सुने होंगे कि नसों में ब्लड क्लॉट कर गया, ब्लड जम गया, और इस ब्लड का जमना घातक हो जाता है। ऐसे स्टेज में चाहे वो लंग में ब्लड जम जाए, ब्रेन में जम जाए, या हमारे हार्ट के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसके लिए कौन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? आप एक नाम सुने होंगे, ये पोटेशियम का नाम सुने होंगे, इसको जरूर याद रखिएगा। के से आप पोटेशियम समझ रहे होंगे, लेकिन इसे मैं आपको बताता हूं कि यह है विटामिन के। विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस ब्लड क्लॉटिंग में। इसलिए विटामिन के की अगर आपके बॉडी के अंदर कमी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए विटामिन के को जरूर जो है याद रखिएगा, क्योंकि विटामिन के जो है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और विटामिन के आप जानते हैं वो एनिमल, जैसे एनिमल से लेना चाहें आप, जैसे अंडा है, मछली है, मीट है, इन सारी चीज़ों से विटामिन के मिल जाता है। और प्लांट्स में आप जैसे पालक है, चुकंदर है, इस तरह की जो मतलब पत्तेदार जो सब्जियां हैं उसमें मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के की आपके बॉडी के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ब्लड एक्सेस लॉस हो जाएगा। ये बातें हमने आपको बताई। अब हम बात ये करते हैं कि चलो भैया ब्लड हमारा कट हो गया कहीं पे तो ब्लड क्लॉट हो गया, लेकिन यही ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर जब हमारे ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होता है तो क्यों क्लॉट नहीं होता? प्रश्न उठता है। तो देखिए क्यों क्लॉट नहीं होता, उसके लिए कुछ चीजें जिम्मेदार हैं। पहली बात आप याद रखिएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एपिथेलियल सेल, याद शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्मूथ एपिथेलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस, और दूसरी बात नेगेटिवली माइनस चार्ज रिपेल क्लॉट, क्लॉटिंग फैक्टर। और तीसरी बात आप याद रखिएगा, हिपैरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिपैरिन या एंटी क्लॉटिंग भी इसको कहते हैं। तो ये क्या है? ये तीन ऐसे कारण हैं जो हमारे ब्लड के अंदर जो वाहिनियां हैं जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता।
लेकिन जैसे ही कहीं कट लगता है तो जैसे ही वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एयर के कांटेक्ट में आता है या फाइब्रोनोजिन जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो कैस्केड रिएक्शन के थ्रू विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, उनके थ्रू जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन हमारे वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में आखिर वो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता है? तो इसके जो है कुछ रीजंस है। पहला रीजन, स्मूथ इंडोथीलियल सेल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आप जानते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं, तो वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं। तो स्मूथ होने के कारण जो ब्लड प्लेटलेट्स उसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं वो वहाँ नहीं चिपकते हैं। लेकिन जहाँ पे कट लगता है वो ब्लड प्लेटलेट्स वहाँ जाके, क्योंकि खुरदरा हो गया, कट हो गया, वहाँ जाकर के चिपक जाते हैं। तो ये पहली रीजन है जिससे स्मूथनेस के कारण जो है ब्लड प्लेटलेट्स वहाँ क्लॉट नहीं करते हैं। तो ये बात पहली याद रखिएगा। दूसरी बात, जो स्मूथ इंडोथीलियल जो सेल होती हैं ब्लड वेसल्स की, उसके ऊपर जो है माइनस चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होती हैं वो। आज जब निगेटिवली चार्ज होती हैं तो ब्लड जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो भी निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब निगेटिवली चार्ज होते हैं तो एक पास जाते हैं, तो आप साइंस का रूल जानते हो कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये सेम चार्ज है, इसलिए भी ये क्लॉटिंग फैक्टर को रिपेल कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, जिसके वजह से भी वहाँ क्लॉटिंग नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हिपैरिन, आप याद करिए, हिपैरिन के बारे में मैंने बात बताया था कि हमारा जो लीवर है ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा ऑर्गन है, जिसको हम जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं लोग ना कि इसका कलेजा बहुत बड़ा है। तो कलेजा हमारा वाकई में कमाल का अंग है ये लीवर। इस लीवर से हिपैरिन निकलता है जो एंटी कोआगुलेंट होता है। एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट का मतलब ब्लड को हमारे धमनियों में या शिराओं में जमने नहीं देता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने ब्लड क्लॉटिंग की बात की। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कई साथियों ने कमेंट किया है कि सर ये 11, 12 की भी शुरू करिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये अभी बायो की क्लास चल रही है। ये 6, 9, 10, 11, 12 नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतनी बेनिफिशियल है जितने टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आश्रम पद्धति के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ एक बार पुनः मैं आपका इस परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।